एक मैं परफेक्शन की बात बताऊं कि लोग परफेक्शन के लिए बहुत करते हैं कि मैं सब कुछ परफेक्टली करूं। अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं परफेक्ट नोट्स बनाऊंगा कि सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद में ऐसे नोट्स बनाऊंगा कि मैं उसको तीसरे अटेम्प्ट में भी पढ़ूंगा तो नोट्स काफ़ी हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, परफेक्शन कभी नहीं आता है। सबसे बड़ा जो ये छलावा है इसका यूपीएससी का, वो यही है कि परफेक्शन से आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने भी बहुत टाइम मेरे नोट्स बनाने डिले करे कि यार मैं ये पढ़ के फिर नोट्स बनाऊंगा। मेरे दोस्त ने बोला अरे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधे नोट्स बनाना स्टार्ट तो करो। फिर मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करे, एक महीना नोट्स बनाया, लगा कि अच्छा ये कुछ गलतियाँ कर रहा था, तो अगली बार जब नोट्स बनाना स्टार्ट करा तो वो गलतियों को सही करके फिर खुद से नोट्स बनाए। वो मैं गलतियाँ करता रहा, उन गलतियों से सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा। मैंने वेट नहीं करा कि यार मैं एकदम सब कुछ सीख जाऊंगा। और एक आंसर राइटिंग की भी होती है, सब लोगों को डर रहता है कि आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, कब लिखनी है, कहाँ से लिखनी है। अब उसमें भी लोग वेट करते हैं कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा। यूपीएससी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। जो बोलता है यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, आई डोंट नो वो कैसे बोल रहा है कि उन्होंने 3 किताबें रख रखी है, वो बोली कि 3 किताब हो गई मतलब सिलेबस हो गया। वो चौथी किताब में से क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर भी आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आंसर राइटिंग आपको इस तरीके से करनी है कि पढ़ लिया, जाके आप आंसर लिखिए जितना हो सके। अगर आप गंदा आंसर लिखेंगे आपको पता चल जाएगा मैंने गंदा आंसर लिखा है। अगर किसी ने आपको फीडबैक दिया कि 10 में से 1 नंबर मिलेंगे तो उससे हताश नहीं होना है कि मेरे को कुछ नहीं आता है। उससे आपको सीखना है कि मेरे 1 नंबर आए तो अगली बार मैं 2 नंबर लाने की कोशिश करूंगा। वो एक बार आप गंदा लिखेंगे, गलत लिखेंगे, गलत लिखेंगे, उसके बाद में चौथी बार अपने आप सही होकर आप आंसर लिखने लगेंगे। वो परफेक्शन धीरे धीरे ही आता है, वो प्रैक्टिस करके ही आता है। सीधे आप एक बार सोच के सीधे विराट कोहली अगर जाके 100 मार रहा है तो उसके पहले नेट्स पे वो उतनी बार प्रैक्टिस करता है, वो बहुत आउटसाइड एज मिस करता है, उसके बाद में जाके वो कवर ड्राइव मारता है। ऐसा नहीं है कि वो भिड़ते ही कुछ नहीं कर रहा है, सो रहा है, अगले दिन सुबह उठ के टेस्ट मैच में जाके 100 मार के आ गया। वो भी उतना प्रैक्टिस करता है, वो भी उतना कोशिश करता है कि मैं अपना परफेक्शन ला सकूं। प्लानिंग वाला मैंने बता दिया कि लोग एक मैं बता देता हूँ। हाँ, प्लानिंग का लोगों का टाइम टेबल का बहुत होता है, कितने घंटे पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी बोला आपको स्टडी मैनेजमेंट करना है। प्लानिंग का में गलती लोग तब करते हैं जब वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करने लगते हैं कि आज सुबह उठ के टाइम टेबल बनाया कि मैं 7 से 8 ये करूँगा, 8 से 9 ये करूँगा, 9 से 11 ये करूँगा, 11 से 12 ये करूँगा, 12 से 1 मैं सोऊंगा, फिर ये करूँगा। वो आप पूरा प्लान बनाते हैं, 2 3 4 घंटे लगाते हैं, फिर आपसे वो प्लान फॉलो नहीं हो पाता। आप इतना स्ट्रिक्ट प्लान बनाते हैं, उसके बाद में हफ्ते भर के बाद में आप हताश हो जाते हैं कि यार मैंने प्लान बनाया मेरे से फॉलो ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। फिर आप 1 2 दिन थोड़ा उदास रहेंगे, तीसरे दिन आप वापस से करेंगे चलो मंडे से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सैटरडे संडे रिलैक्स कर लिया, 2 दिन और निकाल दिए, फिर 3 घंटे बैठ के फिर से टाइम टेबल बनाया, अगले हफ्ते सेम चीज़ हुई, उसके अगले हफ्ते सेम चीज़ हुई। जरूरत से ज़्यादा ये चीज़ करना भी आपको घातक हो सकता है। आपको परफेक्ट प्लानिंग परफेक्ट टाइम टेबल भी नहीं की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर प्लानिंग करनी है तो आप टॉपिक लेके चलो कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक मैं इतने दिन में खत्म करूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने की, मैं कैसे भी करूँ। अब मैं दिन में 8 घंटे पढ़ में करूँ, दिन में 10 घंटे पढ़ के करूँ, दिन में 5 घंटे पढ़ूँ, दिन में 15 घंटे पढ़ूँ, वो आपको पता है कि मुझे ये टॉपिक इतने दिन टाइम में खत्म करना है तो अब मैं खत्म करूंगा। पर एक बार वो डिसाइड कर लिया तो फिर आपको उस पर स्टिक करना है, उससे आपको हटना नहीं है। कई बार लोग जो टारगेट भी बनाते हैं ऐसे बनाते हैं कि यार इसको तो मैं 1 दिन में खत्म कर दूंगा, बल्कि वो टॉपिक इतना बड़ा है। लक्ष्मीकांत को लोग बोलेंगे 2 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म कर देंगे। अरे आप नहीं कर सकते, सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको 3 घंटे से ज़्यादा 1 दिन के अंदर। तो वो आपको जो टाइम लाइन है, जो टारगेट बनाना है, वो भी उसी हिसाब से बनाना है कि चलो मैं 2 दिन में पढ़ूंगा, 2 दिन है तो चलो 3 दिन में पढ़ूंगा। आपका 2 दिन में खत्म हो सकता है, पर आपने 3 दिन का टारगेट रख दिया कि अगर मान लो कुछ कहीं कुछ काम आ गया, जरूरी काम आ गया, कोई कहीं कुछ छूट गया, तो मेरे पास 1 दिन एक्स्ट्रा है, बफर रखा हुआ है मैंने, मैं बफर वाले दिन पे जाके एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा तो मेरा कवर हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2 दिन में खत्म कर लिया, आपके साथ कुछ ऐसा काम नहीं आया, तो अब आपके पास या तो तीसरा दिन फ्री है या आप तीसरे दिन में कुछ और पढ़ सकते हैं। पर आप कभी उससे निराश नहीं होंगे कि यार मैंने मेरा टाइमलाइन बनाया था, मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया। इसलिए रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि मेरे को कितना टाइम लगेगा ये सब्जेक्ट पता होने में। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ बोली, पता होना चाहिए कि आपकी कितनी क्षमता है, आप इस चीज़ को कितनी जल्दी पढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स आती है तो मैं उसको 1 घंटे में पढ़ लूंगा, पॉलिटी आती है उसको 10 घंटे में पढ़ूंगा, पॉलिटी नहीं आती तो उसको 10 घंटे में पढ़ूंगा। ट्रेंड एनालिसिस का मैंने आप सबको बता दिया है कि ट्रेंड एनालिसिस सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। मत पढ़िए उसके अंदर। अगर लोग बोलते हैं कि भाई पिछले 5 साल से अगर 20 20 25 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी चाहे तो 30 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछ लेगा। जो लोग करते हैं कि सर लास्ट 2 साल से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप अगर ये गलती करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने कुछ और पूछ डाला, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई कुछ भी चीज़ हो मैं मेरा बेस्ट देकर आऊँगा। मैं कभी उससे नहीं हूँगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा कि जो भी सिचुएशन है मैं उसके हिसाब से ही, अगर मेरी फायदे की सिचुएशन आई तब तो मैं अच्छा कर लिया, नहीं आई तो बोलेंगे अरे यार ये पढ़ाई नहीं करी थी, अगली बार कर लेंगे। आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए कि कुछ भी पूछ ले, वो
पॉलिटी के 15 क्वेश्चन पूछे 50 क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर करने आने चाहिए। अगर पॉलिटी के 50 टफ भी पूछे तो वो सबके लिए टफ होंगे, इसमें डरने की बात नहीं है कि यार मेरे को पॉलिटी नहीं आती, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे। आपकी प्रिपरेशन, जो मैंने ताकत और कमजोरी की बात करी, ताकत आप कितनी स्ट्रांग कर लीजिए कि अगर 50 क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें से 45 सही करके आएंगे, 90% से ऊपर एक्यूरेसी रखें। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है वो सब्जेक्ट में आप कोशिश करिए कि कम से कम गलती हो। अगर उसमें 15 क्वेश्चन आए तो मैं ऐसे नहीं कि मैं 15 में से 10 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 10 में से 2 सही हो रहे हैं, 8 गलत हो रहे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं भले 15 में से मैं 5 अटेम्प्ट करूंगा पर 5 के 5 सही करूंगा, तुक्केबाजी नहीं करूंगा। तुक्केबाजी आपने प्रीलिम्स में करनी स्टार्ट कर दी तो आप वहीं फंस जाएंगे और वहीं आपका स्कोर नीचे चले जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी तैयारी उस लेवल की कीजिए कि आपको बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। आप अपने आप में सफिशिएंट हैं, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है कि मैं जाके कुछ भी पूछा मैं उसको आंसर करके आ जाऊंगा, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा, पेपर के हिसाब से कट ऑफ आ जाएगा, उसके हिसाब से मेरी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अपनी मेहनत उस हिसाब से करनी है। अब एक जो रिसोर्स की वाली बात बोली थी, ये पता नहीं सबको समझ में आएगा नहीं आएगा। रिसोर्स और कंपटीशन की मैं बात बताता हूँ कि कंपटीशन कब अच्छा होता है। कंपटीशन किसी से compete करना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब टीम्स में जनरली बोलते हैं कि हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा है। इंडिया की टीम को क्यों अच्छा बताते थे कि इंडिया में इतने सारे बैट्समैन हैं कि भाई वर्ल्ड कप की बेस्ट बैटिंग टीम इंडिया की होने वाली है। फिर भी 4 साल हो गए इंडिया की टीम को, अगर कोई अच्छे से फॉलो करता है उनको पता होगा कि नंबर 4 पे अच्छा बैट्समैन नहीं था, इसलिए इंडिया को थोड़ी दिक्कत हुई वर्ल्ड कप में, और वो वन ऑफ द रीजन थे कि इंडिया नहीं जीत पाई वर्ल्ड कप। अब इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी क्या दिक्कत आई कि 4 नंबर का बैट्समैन नहीं मिला। मुझे जितना समझ में आता है उसका रीजन यही है कि सबके ऊपर वो प्रेशर था। वो हेल्दी कंपटीशन होने की जगह सब अपनी उसके लिए खेलने लगते थे कि सब अपनी जान बचाते थे कि मैं 30-40 रन बना देता हूँ, मेरी टीम में जगह पक्की हो जाएगी। जब ये माइंडसेट से वो होता है, उन्होंने उस कंपटीशन को उल्टा लिया। सेम आप अगर 5 दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं, अगर आप उनका हेल्दी कंपटीशन ले रहे हैं कि चलो उसके 20 नंबर आए तो मैं 21 लाके दिखाऊंगा, पर अगर आप डर के बैठे हैं कि यार नहीं उसके 20 आगे मेरे कितने आएंगे, तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। आई एम होपिंग आपको ये वाली बात थोड़ी समझ में आई होगी। सेम अगर मैं रिसोर्स वाली बात बताऊं कि कितनी बुक पढ़नी चाहिए, सेम बुक्स पे वो करना चाहिए। इंडिया की टीम थी, इंडिया की टीम में इतने सारे प्लेयर्स ट्राई हुए हैं, वर्ल्ड कप में भी इतने सारे प्लेयर खेले हैं, 15, 16, 17 आई थिंक इंजरी के बाद में प्लेयर आते थे वो खेलते थे। इंग्लैंड की टीम में 15 प्लेयर थे, 15 में से 2 को तो पूरे वर्ल्ड कप ही नहीं खिलाया, केवल 13 प्लेयर्स में उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप निकाल दिया। उनकी वो लिमिटेड टीम के अंदर ही उन्होंने पूरा काम निकाल दिया, पर वो लिमिटेड टीम ही इतनी अच्छी थी कि उससे उनका काम निकल गया। उन सबको पता था कि ये प्लेयर यहाँ पे इस काम का है, ये इस काम का है, इस काम का है। सिमिलरली आपकी बुक्स हैं, लिमिटेड बुक्स हैं, ये बुक इस काम की, इस काम की, इस काम की है, उसके आगे आपको 14वीं 15वीं बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज भी बहुत बार घाटा कर सकते हैं। इंडिया के साथ जो नंबर 4 पे हुआ वो ये वाली चीज थी। अगर आप लिंक कर पा रहे हैं तो आई होप आप